प्रिय शिक्षार्थियों, समाजशास्त्री वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सूरज बेरी। आज हम बात करेंगे पश्चिमी समाजशास्त्री विचारकों पर, जैसे कि पाश्चात्य समाजशास्त्री भी कहते हैं। पश्चिमी समाजशास्त्रियों में मुख्य रूप से हम कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम और मैक्स वेबर को सम्मिलित करते हैं। आज हम बात करेंगे एमाइल डर्कहाइम और उनके समाजशास्त्री योगदान पर। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से एमाइल डर्कहाइम ने अपने सामाजिक अध्ययनों में, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में एक विशेष प्रकार के दृष्टिकोण और जो सामाजिक एक जो तरीका है समझने का, समाज के गतिविधियों को, सामाजिक जीवन को, उसको योगदान दिया। एमाइल डर्कहाइम 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस में जन्मे और उन्होंने अपने बचपन के अध्ययन से ही सामाजिक जीवन में रुचि बढ़ा दी। यह माना जाता है कि डर्कहाइम ने अपने स्कूल के शुरुआती दौर से ही विश्वविद्यालय के दौर तक अनेकों प्रकार के दर्शनशास्त्र के सिद्धांत पढ़े और उनका सबसे प्रिय विषय सामाजिक जीवन और नैतिक जीवन को समझना था। ये माना जाता था कि पेरिस के इकोल नॉर्मल सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जो कि फ्रांस की एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसमें भी उन्होंने दर्शनशास्त्र को लेकर अध्ययन किया। 1895 तक आते हुए एमाइल डर्कहाइम ने अपने एक विशेष ग्रंथ रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में समाजशास्त्र की पद्धति के ऊपर लेख लिखा। एमाइल डर्कहाइम ने इस पुस्तक में यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे अगर हम प्राकृतिक जो विज्ञान है उनसे अर्जित पद्धतियों को सामाजिक जीवन को समझने में प्रयोग करेंगे तो हम एक नए प्रकार के विषय को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसे कि सोशियोलॉजिकल मेथड या समाजशास्त्रीय मेथड या पद्धति कहा जा सकता है। एमाइल डर्कहाइम ने यह समझाने का प्रयास किया कि हमें प्राकृतिक विज्ञानों के तरह ही सामाजिक जीवन में भी उस प्रकार की पद्धतियों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना होगा। सामाजिक तथ्य वे वस्तुएं हैं जिन्हें कि एक विचार के रूप में समाज में सामान्य रूप से माना जाता है, जो समाज में व्यक्तियों के कार्य करने के, सोचने, समझने और जीवन जीने के तरीकों से जुड़ी हुई है। सामाजिक तथ्यों में डर्कहाइम उन सभी बातों को और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो कि समाज में व्यापक रूप से हैं और सामाजिक जीवन में व्यक्ति के बाह्य स्तर पर कार्य करती हैं और व्यक्ति से स्वतंत्र होती हैं। सामाजिक तथ्यों के बाद डर्कहाइम ने अपने जीवन में धर्म जैसे सामाजिक संस्थाओं और नैतिकताओं पर भी अध्ययन किया। डर्कहाइम ने यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे हमें सामाजिक संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा और उन्होंने यह इस प्रकार से परिभाषित भी किया कि समाजशास्त्र वह वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है जो सामाजिक संस्थाओं का एक वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से सामाजिक अध्ययन करती है। एमाइल डर्कहाइम के अनुसार समाजशास्त्र एक नए प्रकार का विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक जीवन की अनेक व्यवहारों, सोच तरीकों, मूल्यों और नैतिकताओं का संबंध को जाना जा सकता है। डर्कहाइम ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे सामाजिक संस्थाओं के व्यवहार से और सामूहिक प्रतिनिधानों के व्यवहार से, प्रभाव से व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तिगत व्यवहार निर्धारित होता है। एमाइल डर्कहाइम ने अपने समाजशास्त्री काल में यह जानने का प्रयास किया कि कैसे व्यक्ति और समाज के संबंधों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 18वीं शताब्दी से होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों पर भी अध्ययन किया और उन्होंने अपने श्रम विभाजन के एक अध्ययन में ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे अलग अलग प्रकार की श्रम व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं जब सामाजिक प्रतिनिधान और सामाजिक संस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। एमाइल डर्कहाइम ने यह भी समझने का प्रयास किया कि ये सामाजिक तथ्य एक अमूर्त रूप में सामाजिक जीवन में संभव होते हैं और जो सामाजिक जीवन को निर्देशित करते हैं, जैसे कि धर्म, कानून, नैतिकताएं, मूल्य, शिक्षा आदि। डर्कहाइम ये मानते थे कि सामाजिक तथ्य एक वस्तु के रूप में व्यक्तिगत जीवन के आचरण को प्रभावित करते हैं और ये बाह्य रूप से आचरण करते हुए सामाजिक तौर पर एक व्यक्तिगत पहचान को स्थापित करते हैं। ये सामाजिक प्रतिनिधान तो होते ही हैं, उसके अलावा सामाजिक तथ्य एक प्रकार के कार्य करने की एक संरचना होती है जिससे कि एक सामाजिक जीवन को समझने में मदद मिलती है। एमाइल डर्कहाइम ने यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे इन सभी पद्धति शास्त्र से जुड़े मुद्दों को अपनाते हुए समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र पहचान दिलाना संभव हो पाएगा और समाजशास्त्र एक ऐसे विज्ञान के रूप में आगे बढ़ेगा जिससे कि व्यक्ति और सामाजिक जीवन और सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में मदद मिलेगी। एमाइल डर्कहाइम ने यह समझने का प्रयास किया कि कैसे शिक्षण पद्धति, राज्य, मूल्य, व्यक्तिगत समझौते और इन सभी बातों से समाजशास्त्र एक ऐसे विषय के रूप में विकास कर सकता है जो कि
18वीं और 19वीं सदी में बदलते हुए सामाजिक दौर को समझने में हमें मदद करेगा। इमाइल दरखाइम ने यह भी समझाने का प्रयास किया कि कैसे धर्म के एक विशेष प्रकार के रूप में जन्म होता है, और उन्होंने अपने अध्ययनों में यह भी जानने का प्रयास किया कि कैसे सामाजिक तथ्य, सामाजिक संस्थाएं विभिन्न रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सांख्यिकीय रूप से भी अध्ययन की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को अपनाकर हम उसी प्रकार से अपने सामाजिक संबंधों का उसी प्रकार से विषय वस्तु के रूप में एक वर्गीकरण कर सकते हैं और वर्णन भी कर सकते हैं, जिससे कि एक वस्तुनिष्ठता भी स्थापित की जा सकती है। इमाइल दरखाइम इस बात के पक्षधर थे कि कैसे समाजशास्त्र को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान के रूप में स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि वह एक सामाजिक विज्ञान के रूप में आगे बढ़कर समाज को संचालन करने में नैतिक भूमिका भी निभा सके। इमाइल दरखाइम के लिए सामाजिक जीवन और नैतिक जीवन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन्होंने इसी बात को अध्ययन करने के लिए 18वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के दौर में श्रम विभाजन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि एक प्राचीन समाज में, जिस समाज में व्यक्ति का इतना अंतर संभव नहीं था, वे एक दूसरे से समान कार्य करते थे, समान प्रकार के भाषा और समान प्रकार के सोच विचार रखते थे, उस समाज में एक यांत्रिक एकता का जन्म होता है, जिसे कि वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी भी कहते हैं। इस यांत्रिक एकता में सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए समानता के कारण, क्योंकि सभी व्यक्ति समान रूप से समान कार्य करते हैं, और यह माना जाता था कि अगर एक व्यक्ति कुछ सामाजिक नियमों या मूल्यों को तोड़ता है तो एक प्रकार का दमनकारी कानून की व्यवस्था अपनाई जाती थी, जिससे विशेष दंड या कठोर दंड भी दिया जाता था। वहीं दूसरी ओर यह दरखाइम ने समझाया कि कैसे आधुनिक समाज जब उत्पन्न होते हैं, आधुनिक समाजों में कैसे एक प्रकार की एक नई व्यवस्था होती है, जिसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोच विचार रखने वाले होते हैं, और उन सभी के विचारों में विभिन्नता, व्यवहारों में विभिन्नता से एक नई प्रकार की सामाजिकता जन्म लेती है, जिसको समझने के लिए उन्होंने पारस्परिक निर्भरता पर महत्व दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक समाजों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, क्योंकि सभी अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। इसीलिए दरखाइम ने यह जोर दिया कि आधुनिक समाजों में दमनकारी कानून न होकर क्षतिपूरक कानून होते हैं, जिससे कि कुछ व्यवस्था से जुड़े कुछ उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति को जुर्माने के रूप में दंड दिया जा सकता है, ताकि पूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करते रहे। आइए अब हम जानते हैं मैक्स वेबर के बारे में। कैसे मैक्स वेबर एक अन्य जर्मन समाजशास्त्री, जिन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव में और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह जानना पड़ेगा कि कैसे मैक्स वेबर ने अपने अध्ययनों में एक नए विचारधारा और नए परिप्रेक्ष्य को भी बनाने में योगदान दिया। मैक्स वेबर 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी में जन्मे और उन्होंने हेडलबर्ग से अपनी कानून की शिक्षा प्राप्त की। मैक्स वेबर ने बर्लिन विश्वविद्यालय से भी अर्थशास्त्र की और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें सामाजिक विज्ञानों के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति और दृष्टिकोण को जन्म देना होगा और विकास करना होगा। मैक्स वेबर के प्रमुख सिद्धांतों में सामाजिक क्रिया, पूंजीवाद से जुड़ी अध्ययन, धर्म और वैज्ञानिक विचार और वस्तुनिष्ठता से जुड़े अध्ययनों पर जोर दिया जाता है। कैसे माना जाता है कि आधुनिक जीवन में सामाजिक क्रिया एक मुख्य विषय वस्तु के रूप में हो सकती है, कैसे समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान के रूप में विकास हो सकता है जो व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं को उनके अर्थों के रूप में समझता है। उसी प्रकार से मैक्स वेबर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे पूंजीवाद को समझने के लिए हमें व्यक्तिगत संबंधों और संस्कृति से जुड़े कुछ संबंध अर्थों को जानना होगा। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद को समझने के लिए भी विशेष रूप से योगदान दिया और यह बताया कि कैसे पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ एक सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। कैसे पूंजीवाद की व्यवस्था व्यक्तियों के संबंधों और आर्थिक क्रियाओं और उनके अर्थों से जुड़ी हुई है। मुख्य रूप से कुछ विचारक यह मानते हैं कि मैक्स वेबर ने पूंजीवाद की अवधारणा में मुख्यतः कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या की है और ये समझाने का प्रयत्न किया कि पूंजीवाद की व्याख्या सिर्फ भौतिकवादी विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विचार और एक विचारों के अर्थपूर्ण तरीके से भी संभव हो सकती है। मैक्स वेबर ने अपने अध्ययनों में पद्धति के विकास पर भी विशेष योगदान दिया। मैक्स वेबर ने समझाने का प्रयास किया कि कैसे हम समाजशास्त्र और सांस्कृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न एक ऐसी पद्धति का विकास कर सकते हैं जो कि व्यक्तियों के अर्थों को संबद्ध रूप से समझती है और सहानुभूति रखते हुए व्यक्तियों के प्रक्रियाओं को, सामाजिक क्रियाओं को समझने में प्रयास करती है। मैक्स वेबर ने अपने इस प्रकार के
पद्धति को विकास करते हुए एक व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का भी प्रयोग किया और उसको विकास किया। मैक्स वेबर ने यह जानने का प्रयत्न किया कि कैसे सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्या करना मुख्य रूप से है और कैसे सामाजिक विज्ञानों की पद्धतियाँ प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों से भिन्न होती हैं। मैक्स वेबर ने समझाने का प्रयास किया कि वहाँ जहाँ एक और प्राकृतिक विज्ञान में हम प्राकृतिक जीवन को वस्तु के रूप में, एक पदार्थ के रूप में बाह्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं, हम उससे संबंधित नियम कानून बनाते हैं जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर लागू हो सकते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक जीवन में हमें यह आवश्यक है कि हम उसको आंतरिक रूप से समझें। इसीलिए मैक्स वेबर ने एक प्रकार से समझ का सिद्धांत, जिससे कि जर्मन पद्धति में पद में वर्स्टेहन के नाम से जाना जाता है, इस पर भी जोर दिया। वेबर ने यह समझाया कि हमें मानवीय अर्थों को और उनके मूल्यों को समझना जरूरी है, इसी प्रकार से सामाजिक जीवन और सामाजिक क्रियाओं को समझा जा सकता है। मैक्स वेबर ने अपने अध्ययनों में यह भी जानने का प्रयास किया कि कैसे सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और अर्थों का एक सामाजिक आर्थिक संदर्भ होता है। इस संदर्भों के साथ इन अर्थों को समझने से हम वस्तुनिष्ठता के प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। मैक्स वेबर से पहले के समाजशास्त्रियों में यह द्वंद्व था कि कैसे हम समाजशास्त्र को एक भौतिक रूप में या एक शाब्दिक या मूल्यों के अर्थों के रूप में समझें। मुख्यतः यह बात थी कि कैसे समाजशास्त्र का जो प्रकृति है, उसके पद्धति की प्रकृति को हम किन रूपों में समझें। मैक्स वेबर ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र एक व्याख्यात्मक विज्ञान है जो व्यक्ति की क्रियाओं का अर्थ उसके कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ से संबद्ध करके व्याख्या करता है। इसीलिए समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जो कि किसी भी सांस्कृतिक प्रक्रिया को उसके संदर्भों में समझने का प्रयास करता है। मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय योगदान में हम समझ सकते हैं जैसे धर्म। मैक्स वेबर ने समझने की कोशिश की कि कैसे पश्चिमी संदर्भों में पूंजीवाद की एक विशेष व्यवस्था का उद्भव संभव हुआ, कैसे इसका सीधा संबंध वहाँ के धार्मिक प्रक्रियाओं से था। मैक्स वेबर ने समझाने का प्रयत्न किया कि कैसे जो एक पाश्चात्य सभ्यताओं में जो धर्म से जुड़े हुए कुछ मूल्य थे, जैसे कि क्रिश्चियनिटी या एक ईसाई संप्रदाय से जुड़े हुए प्रोटेस्टेंट सेक्ट से जुड़े कुछ ऐसे विचार थे या व्यवहार थे जिनसे एक नई प्रकार की नैतिकताओं को बल मिला। इन नैतिकताओं के आधार पर अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आए और लोगों के आर्थिक विचारों और व्यवहारों में भी बदलाव हुए। इन बदलावों को ही समझते हुए वेबर यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने कैल्विन के एक सिद्धांत को समझाते हुए बताया कि कैसे समय एक महत्व है, समय एक संसाधन है, इसको कैसे स्थापित किया गया और कैसे प्रोटेस्टेंट सेक्ट से जुड़े व्यक्तियों ने अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में वस्तुओं के उत्पादन पर, क्रियाओं के करने पर और जो धन अर्जन करने के बाद धन को यथासंभव रूप से निवेश करने पर जोर दिया, जिससे कि इस प्रकार की एक ऐसी प्रवृत्ति का जन्म हुआ जिसे कि वेबर कहते हैं कि ये पूंजीवादी प्रवृत्ति थी। इस प्रकार से उन्होंने किसी भी सामाजिक आर्थिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं को उनके अर्थ के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैक्स वेबर ने राजनीति, राज्य और शक्ति से जुड़े हुए भी कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। यह माना जाता है कि मैक्स वेबर ने आधुनिक समाजों में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों पर भी जोर दिया। उन्होंने समझने की कोशिश की कि कैसे जहाँ एक और मार्क्स आधुनिक समाजों को आर्थिक आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, वहीं हम दूसरी तरफ आधुनिक समाजों को एक प्रशासनिक तरीके से या एक उसके अधिकारी तंत्र के तरीके से भी समझ सकते हैं कि कैसे आधुनिक समाजों में एक नए प्रकार का प्रशासन का तंत्र स्थापित किया जाता है जो कि पूंजीवादी आधार और उसकी स्थापना में योगदान देता है। इस तंत्र को मैक्स वेबर नौकरशाही के नाम से बुलाते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही एक ऐसा एक सामाजिक तंत्र है जिसमें विभिन्न अधिकारियों के पद निर्धारित होते हैं। अधिकारी अपने नियम और कानून के हिसाब से कार्य करते हैं। वह एक पदों के सोपान और अधिक्रम में, जिसे कि पिरामिड के रूप में समझाया जा सकता है, जैसे कि एक स्कूल का प्रशासनिक ढांचा या एक कॉलेज का प्रशासनिक ढांचा, जिसमें सबसे ऊपर प्रिंसिपल, उसके बाद प्रशिक्षण से जुड़े हुए कर्मचारी और उसके बाद प्रशासनिक विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी और अंततः स्टूडेंट्स या छात्र होते हैं। इसी प्रकार से वेबर ने एक नौकरशाही के तंत्र को समझाया जिसमें अलग अलग व्यक्ति के कुछ कार्य हैं
और कुछ कार्य को एक लिखित रूप से दस्तावेजीकरण किया गया, जैसे कि उनके लिखित नियम और कानून हैं जिसके तहत कुछ कार्य किए जाते हैं और संभव होते हैं। मैक्स वेबर ने यह समझाया कि आधुनिक समाजों में नौकरशाही की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि लोकतंत्र के विकास में भी बाधा पहुंचती है। मैक्स वेबर ने समझाया कि नौकरशाही लोकतंत्र में सारे जिससे भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से जुड़े जो भी निर्णय होते हैं उन निर्णयों को एक नियंत्रित करती है और निर्णयों के नियंत्रण के कारण लोकतंत्र की संभावना कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मैक्स वेबर ने यह भी समझाया कि हमें अगर आधुनिक शक्ति और उसके सिद्धांतों को समझना है तो हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार से कुछ व्यक्ति या समूह या राजनीतिक दल सत्ता को नियंत्रण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने अपने अध्ययनों में यह समझाया कि शक्ति का सिद्धांत को समझने के लिए हमें वर्स्टेहन या समझ की पद्धति को अपनाना होगा। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का तात्पर्य है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर अपनी इच्छाओं का आधिपत्य। शक्ति के सिद्धांत को समझाते हुए मैक्स वेबर ये कहते हैं कि शक्ति से तात्पर्य है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनी इच्छाओं का आधिपत्य करना और उसको प्रभावी रूप से लागू करना। वेबर ने यह समझाने का प्रयास किया कि आधुनिक समाजों में जो शक्ति और वर्चस्व है उसको समझे बिना हमें यह जानना संभव नहीं होगा कि कैसे व्यक्ति और समाज आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने 3 प्रकार की शक्तियों और अथॉरिटी, जिसे कि हिंदी में शक्तियों या सत्ताधारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सत्ता व्यवस्था के 3 प्रकार बताए। एक परंपरागत प्रकार, दूसरा करिश्मेटिक प्रकार और तीसरा एक कानून से जुड़ा हुआ, नियमों से जुड़ा हुआ प्रकार। परंपरागत प्रकारों में शक्ति किसी सत्ता से जुड़े व्यक्ति और उसकी सामाजिक, आर्थिक रीतियों, नीतियों से जुड़ी होती है। वहीं परंपरागत के अलावा जो करिश्मेटिक प्रकार है सत्ता का, इसके अंदर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक विशेष प्रकार का लक्षण या सामाजिक प्रतिभा से जुड़े हुए कुछ प्रभाव होते हैं, जिससे कि कुछ अनुयायी जुड़ जाते हैं। जैसे कि भारतीय आर्थिक या सामाजिक स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी का एक सत्ता, गांधी की एक पहचान। उसी प्रकार से उसके जो विवेक से जुड़ी हुई जो सत्ता है, जिसे कि वह रैशनल अथॉरिटी के नाम से भी पुकारते हैं, इस प्रकार के सत्ता में कुछ नियम कानूनों के अनुसार कार्य किया जाता है और शक्ति स्थापित की जाती है। इसमें अव्यक्तिक रूप से सत्ता और शक्ति कार्य करती है। इसका प्रमुख उदाहरण के रूप में उन्होंने नौकरशाही को समझाया। मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्री योगदान में अनेकों प्रकार के सामाजिक संबंधों, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में, इन सभी संबंधों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया समाजशास्त्री अर्थपूर्ण व्यवहारों पर मुख्य रूप से जोर डालें और उसको समझने का प्रयास करें, और इन अर्थपूर्ण व्यवहारों के व्याख्या में ही समाजशास्त्री ज्ञान छुपा हुआ है। इसी प्रकार से हम अपना समाजशास्त्री विचारों को समाजशास्त्री वीडियो श्रृंखला को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।